नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आरएस एमपी एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा मध्य प्रदेश का जो परिचय है वो हमने दिया था। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन। ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है समय अनुसार, जैसे मध्य प्रदेश आपका 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश और 1947 के बाद का मध्य प्रदेश अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट में है। आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा दोनों में। ठीक है। मध्य प्रदेश 1947 से पहले कैसा मध्य प्रदेश हुआ करता था और बाद में कैसे हुआ वो देखते हैं हम एक एक करके। हमने अलग अलग चरण बना दिए। इसके 4 चरण में हम पढ़ेंगे। 4 चरण में हमारा पहला चरण जो होगा वो होगा 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश। मतलब 1947 के पहले मध्य प्रदेश में कौन सी गतिविधियां हुई। ठीक है। 1947 से लेके 1956 के बीच में क्या गतिविधियां चली। ठीक है। 1956 से लेके 2000 के बीच में, अब देखो 1956 में गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, है ना। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति 1947 से 56 के बीच में अलग होगी, 56 से लेके 2000 के बीच में अलग होगी, और 2000 से लेके आज तक क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या परिवर्तन आया, वो हम अलग अलग चरण में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1947 से पूर्व का मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति अलग थी, है ना। पूरा मध्य प्रदेश नहीं था, उसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट था हमारे पास में सेंट्रल प्रोविंस व बरार। क्या था? सेंट्रल प्रोविंस व बरार। दूसरा आपका था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। कौन सा था? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो सेंट्रल प्रोविंस कैसे बना, बरार को कैसे शामिल किया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे बना, तो इसके बारे में हम डिटेल वाइज पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोविंस व बरार। देखो अंग्रेज जो थे, है ना, वो 2 तरीके से रूल्स करते थे। एक डायरेक्टली रूल किया करते थे, डायरेक्टली अपना शासन करते थे। एक करते थे इनडायरेक्टली रूल्स, मतलब कि उनको लगता था कि यहाँ राजा राज्य तो चल रहे हैं, शासन तो चल रहा है, रियासतें चल रही, लेकिन वो समझते थे कि हमारा ही शासन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं इसमें। सेंट्रल प्रोविंस में वो डायरेक्टली रूल करते थे, इसमें इनडायरेक्टली रूल करते थे। कैसे, आगे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर देंगे सेंट्रल प्रोविंस व बरार कैसे बना। तो सेंट्रल प्रोविंस व बरार कैसे बना, तो यहाँ पे पहले देखोगे आप तो इंदौर में होलकर, है ना, ग्वालियर नर्मदा क्षेत्र, सागर क्षेत्र, इनमें सिंधिया, और छत्तीसगढ़ और बालाघाट, इनमें आपको देखोगे भोसले का शासन मिलेगा। तो ये जो मराठा राजा थे, ये क्या थे, यहाँ पे आपको इनका मेन जो क्षेत्र था वो था आपका पुणे। पुणे इनकी राजधानी हुआ करती थी मराठों की, और पुणे क्षेत्र था इनका, और महाराष्ट्र के पुणे में इनकी राजधानी थी। तो ये इधर के थे। मराठा की एंट्री हमारे यहाँ कैसे हो गई, क्या हुआ कि छोटे, अब पहले क्या होते थे, राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे और रियासतें जीता करते थे। ठीक है। तो बहुत सारे युद्ध हुए। तो मराठों के युद्ध होने पर इधर क्या हुआ कि मराठाओं में जो प्रधान हुआ करते थे, है ना, जो मतलब प्रधानमंत्री हो गए, उनको पेशवा कहा जाता था। और पेशवा जब यहाँ पे पेशवाओं के इनकी युद्ध हुए, तो आप देखोगे कि उन्होंने अलग अलग अपने जो खास लोग, खास आदमी थे, जैसे कि उनके सेनापति हो गए, है ना, जो खास लोग थे, उन लोगों को क्या अलग अलग रियासतें दे दी उन्होंने, है ना। जैसे कि आपके इंदौर होलकर को दे दी, उसके बाद में उज्जैन सिंधिया को दे दी, है ना। सिंधिया पहले उज्जैन आए थे, उसके बाद ग्वालियर जीता था उन्होंने। सिंधिया को उज्जैन दे दी। उसके बाद में आप देखोगे तो भोसले को इधर छत्तीसगढ़ है, नागपुर है, इधर का क्षेत्र दिया था। ठीक है। तो क्या हुआ, जब 1818 अंग्रेज 1818 में आए मध्य प्रदेश में, है ना, 1818 से पहले नहीं थे। 1818 में तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ 1818 में, जिसमें अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए, जीत गए अंग्रेज। जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने संधियां की, है ना। अंग्रेज जीतते थे ना, तो क्या करते थे, संधियां करते थे। ठीक है। तो उन्होंने संधियां हुई होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
तीसरा जब युद्ध हुआ तो उन्होंने सिंधिया, होलकर, भोसले सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद भोसले से क्या ले लिया? छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल क्षेत्र, जबकि सिंधिया से सागर, सागौर, सागर है ना, अब सागर नाम है, सागौर, नर्मदा क्षेत्र छीन लिया, है ना। तो ये क्षेत्र हमें इन्होंने क्या किया? प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आप देखोगे जो सीपी सीपी जो सेंट्रल बरार वाला जो क्षेत्र है वो यहां तक था, ये मध्य प्रदेश है आपका। इसमें आप देखोगे सेंट्रल प्रोविंस से यहां तक था, यहां से यहां तक का क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस में था। इतना नागपुर को छोड़ देना भी है ना, नागपुर को हम आगे देखेंगे। इतना क्षेत्र जो था वो सीपी में था। ठीक है, नागपुर की कहानी हम आगे देखते हैं, ये सीपी में था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस में था। तो यहां पे हमारे पास नागपुर क्या हुआ? 1853 में हड़प नीति आई। क्या आया? आपने देखा होगा हड़प नीति, अंग्रेज हड़प नीति लाए थे 1853 में, हड़प नीति लाए थे। इस नीति के तहत क्या होता था कि ऐसे राजा जिनके उत्तराधिकारी नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है ना, तो वो क्या करते थे कि अपने जो गोद लिए हुए पुत्र को अधिकार नहीं देते थे, है ना। उनका खुद का पुत्र होगा तो ही वो उत्तराधिकारी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि नागपुर के जो थे, है ना, नागपुर में जो थे भोसले, है ना, यहाँ पे किनका शासन था? भोसले का शासन था। तो यहाँ पे नागपुर में उनके क्या थे? बच्चे नहीं थे, है ना, पुत्र नहीं थे उनके, तो उनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो फिर क्या करा? 1853 में हड़प नीति के तहत भोसले से क्या कर लिया? नागपुर को भी सीपी में शामिल कर लिया नागपुर को सीपी में शामिल। पहले नागपुर को नहीं लिया था, नागपुर को बाद में लिया, है ना। पहले कौन सा लिया था? छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल क्षेत्र और सिंधिया से सागौर, सागर, नर्मदा घाटी क्षेत्र सीपी में लिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861, ठीक है, 2 नवंबर 1861 बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। 1857 की जब क्रांति हुई, है ना, 1857 की जब क्रांति हुई तो छत्तीसगढ़, बालाघाट, सागौर, महाकौशल, नागपुर को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को क्या किया? सेंट्रल प्रोविंस क्या किया? सीपी में शामिल कर। बरार की बात अभी नहीं कर रहा हूं ना, बरार की बात अभी नहीं कर रहे हम। 2 नवंबर 1861 को 1857 की क्रांति के बाद, है ना, 1857 की क्रांति सबको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ से बालाघाट, सागौर, महाकौशल क्षेत्र, नागपुर को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को सीपी की स्थापना की। इसे 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में बांटकर नागपुर को मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बनाया। कितने कमिश्नरी क्षेत्र में बांट दिया इसको? 4 कमिश्नरी क्षेत्र में बांटा और नागपुर को क्या बनाया? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बनाया। आगे समझ में, ये बना था क्या? सीपी। क्या बना था? सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। बरार अभी नहीं लिया है, बरार की बात अभी नहीं हुई है, ये किसकी बात हुई है अभी? सीपी बना था, सेंट्रल प्रोविंस बना था। ठीक है, बरार के बाद हम करते आगे। ठीक है, बरार को कैसे शामिल किया गया? बरार जो था वो हैदराबाद में था और हैदराबाद से बरार को कैसे लिया गया है वो हम आगे देखते हैं। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध 1818 के विजेता अंग्रेजों ने सिंधिया, होलकर, भोसले सभी मराठा राज्यों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद भोसले से छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल क्षेत्र, जबकि सिंधिया से सागौर, नर्मदा क्षेत्र छीन लिया। 1853 में हड़प नीति के तहत भोसले से नागपुर को बाद में लिया, है ना, पहले नागपुर नहीं लिया था, नागपुर को 1853 में हड़प नीति के तहत भोसले से ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में 2 नवंबर 1861 को 1857, ये तारीख याद रखना है, इसलिए आगे लिखी हुई है। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़, बालाघाट, सागौर, महाकौशल, नागपुर को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को सीपी की स्थापना की। इसे 4 कमिश्नरी क्षेत्र में बांटकर, ठीक है, नागपुर को मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया है। आगे समझ में, तो ये बना था हमारा सीपी। अभी हमने सिर्फ सीपी की बात करी है, सेंट्रल प्रोविंस की बात करी है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? बरार की, कि बरार को कैसे शामिल किया गया। हटा दूं ये, किसी को नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रहा हूं। ठीक है,
सेंट्रल प्रोविंस के बाद हम बात करते हैं किसकी, बरार की। 1903 में हैदराबाद के निजाम से, 1903 में, है ना, हैदराबाद के निजाम से, 1903 में हैदराबाद के निजाम से बरार को 25 लाख 25 लाख रुपए की सालाना 25 लाख रुपए की सालाना लीज पर प्रशासनिक कार्यों के लिए किसने लिया था, अंग्रेजों ने। निजाम कौन थे उस समय पे, वहां के निजाम कौन थे, हैदराबाद के निजाम। उस समय पे हैदराबाद के निजाम कौन थे, महबूब अली खान। महबूब अली खान से ये लीज पे ले लेता। अंग्रेजों ने क्या किया था, 1903 को हैदराबाद से निजाम से बरार को 25 लाख रुपए की सालाना लीज पर प्रशासनिक कार्यों हेतु ले लिया गया था। लेकिन क्या हुआ, 1936 में बरार को पूर्णतः सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। ये लीज भी लिया, फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया 1936 में, है ना, बरार को सीपी व बरार में सीपी में शामिल कर लिया ना, तो ये बन गया सीपी व बरार, सेंट्रल प्रोविंस व बरार। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक सीपी बरार अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहा। 15 अगस्त 1947 तक सीपी बरार जो था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा। 1947 में सीपी व बरार का श्रेणी ए राज्यों में का दर्जा दिया। श्रेणी ए राज्य अभी आगे पढ़ेंगे हम, श्रेणी ए राज्य। ठीक है, तो ये बरार को कैसे लिए, समझ में आ गया सीपी व बरार कैसे बना। बरार 1903 हैदराबाद के निजाम से बरार को 25 लाख की सालाना लीज पर प्रशासनिक कार्यों के लिया। निजाम महबूब अली खान थे। 1936 में बरार को सीपी व बरार में शामिल कर लिया गया पूर्णतः रूप से। ठीक है, उन्होंने लीज पे लिया था प्रशासनिक कार्य के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा रख लो। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का ही राजपाट था, जो भी राजपाट था सब अंग्रेजों का राजपाट था, है ना। तो अंग्रेज थे वो, तो अब वो तो उन्होंने क्या थे, उनका ऐसा काम था। अंग्रेज का मतलब था सीधा सा, वो बहुत चतुर हुआ करते थे, है ना। उनका मतलब था कि सीधे सीधे, या तो तू सीधे सीधे दे दे, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके ले नहीं, या तो भैया जो चाहिए हमको चाहिए वो सीधे सीधे दे दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हम छीन लेंगे, लेकिन उन सीधे हमको दोनों लाभ मिलने चाहिए, प्रशासनिक लाभ भी और आर्थिक लाभ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में समझ में आ गया सेंट्रल प्रोविंस व बरार। ठीक है, ये बरार की कहानी आ गई, बता देता हूँ, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल इंडिया, CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी की। तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट, ठीक है, सेंट्रल इंडिया की बात करने हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बात कर रहे हैं। 1854 में मालवा में, 1854 में मालवा में बघेलखंड व बुंदेलखंड, 1854 को मालवा में बघेलखंड व बुंदेलखंड को मिलाकर इंडिया एजेंसी बनाया। क्या बनाया, इंडिया एजेंसी। डायरेक्ट
सीआईए नहीं बना था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी नहीं बना था। 1854 में मालवा में बघेलखंड व बुंदेलखंड को मिलाकर क्या बना दिया था? इंडिया एजेंसी बना दिया। ठीक है, इंडिया एजेंसी बना दिया। उसके बाद ग्वालियर एजेंसी को संयुक्त कर लिया। ग्वालियर ग्वालियर एजेंसी बाद में मिला है ना, संयुक्त कर सीआईए बना दिया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना दिया गया। ठीक है, 1854 में मालवा में बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर इंडिया एजेंसी बनाया गया। उसके बाद में ग्वालियर एजेंसी को संयुक्त कर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना दिया। ठीक है, इस भाग में अंग्रेजों द्वारा रेजिडेंट नियुक्त किए गए। क्या गए? इस जो भाग था इसमें क्या किया? रेजिडेंट नियुक्त किया। क्या किया? अंग्रेजों द्वारा 2 रेजिडेंट नियुक्त हुए। दो रेजिडेंट नियुक्त हुए हैं। किसमें? इसमें, सीआईए में। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा 2 रेजिडेंट नियुक्त किए गए, एक इंदौर रेजिडेंट और दूसरा ग्वालियर रेजिडेंट। एक इंदौर रेजिडेंट बनाया और दूसरा बनाया ग्वालियर रेजिडेंट। लेकिन क्या हुआ, इन रेजिडेंट पर भी अंग्रेजों को विश्वास नहीं था। बोले हो सकता है बेईमानी कर ले। ठीक है, हो सकता है बेईमानी कर ले, तो उन्होंने क्या किया, इन रेजिडेंटों के ऊपर अंग्रेज ने एजेंट बैठा दिए। क्या किया? इन रेजिडेंट के ऊपर क्या किया अंग्रेज ने? एजेंट पे बैठा दिए, जो डायरेक्ट गवर्नर से संपर्क में रहे। गवर्नर को क्या करे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को दे कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, और उस अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन हो रहा हो तो उसको वो कुचलते, दबा दे। ठीक है, तो यहाँ पे नियुक्ति के इसमें आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो एजेंट नियुक्ति किया था इसमें आर 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 हेमिल्टन है ना, आर हेमिल्टन, आर हेमिल्टन, आर हेमिल्टन, आर हेमिल्टन सॉरी, पहले एजेंट नियुक्त हुए। इन एजेंट में आर हेमिल्टन को पहला एजेंट नियुक्त किया। ठीक है, इसका मुख्यालय, जिसका मुख्यालय कहां था, इनका मुख्यालय इंदौर को बनाया। इंदौर रेजिडेंट को बनाया, इसका मुख्यालय किनको बनाया? इंदौर रेजिडेंट को बनाया। ठीक है, तो इतने आगे कहानी समझ में कैसे सेंट्रल इंडिया बना। 1854 में मालवा में बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर इंडिया एजेंसी बनाया। फिर बाद में उसने ग्वालियर को संयुक्त सीआईए, ठीक है, मतलब संयुक्त कर सीआईए मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना दिया। अंग्रेजों द्वारा 2 रेजिडेंट नियुक्त हुए, इनमें एक इंदौर रेजिडेंट और दूसरा ग्वालियर रेजिडेंट। अंग्रेजों ने रेजिडेंट पर भी विश्वास ना करते हुए अपने एजेंट बैठा दिए। उसमें पहला जो एजेंट बना हुआ हेमिल्टन बना, और उसका मुख्यालय कहां पे था? इंदौर रेजिडेंट था। ठीक है, तो इतना आ गया। दूसरी कहानी एक और होती है इसकी, थोड़ा सा मैं एक और हिस्सा बचा हुआ है, एक लाइन। 1911 में ग्वालियर सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हो गया।
क्या हो गया, सेंट्रल इंडियन एजेंसी से अलग हो गया। अब 130 रियासतें थी, से 60 रियासत व रजवाड़े सीआईए में बचे थे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। 1911 में ग्वालियर सीआईए से अलग हो गया। अब 130 रियासत थी, उसमें से 60 रियासतें कहां बची, सीआईए में, सेंट्रल इंडिया एजेंसी में शेष रह गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, 1947 के पूर्व का मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे 1947 से 1956 के बीच का मध्य प्रदेश। ये अलग अलग श्रेणियों में बटा था मध्य प्रदेश। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और भोपाल स्टेट। ठीक है, तो हम देखेंगे अलग अलग कि मध्य भारत और इनको किस किस भाग को किस में शामिल किया गया था। अभी हमने जो देखा था वो देखा सिर्फ क्या, मध्य प्रदेश 1947 के पूर्व की स्थिति कैसी थी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आज का हमारा छोटा सा सेशन था, इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू लेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि 1947 से 56 के बीच की, अभी हमारा जो मध्य प्रदेश का गठन है वो भी आधा है। ठीक है, हम अगले लेक्चर में इसको पूरा कर लेंगे, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है इस कारण से थोड़ा सा हम धीमे चलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कैसे बना, और सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे बना, और किस किस भाग को इसमें शामिल किया गया था, अंग्रेजों ने किन किन मराठा राज्यों पर शासन किया, ये सब हमारा इसमें क्लियर हो गया। बाकी हम हिस्ट्री में थोड़ा बहुत मराठाओं के बारे में अपन जब मध्य प्रदेश की इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हमने फिलहाल के लिए देखा है मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम, कंटिन्यू ऐसे ही क्लास चलती रहेगी, ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। बस आप लोगों का सहयोग बना रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, हम आगे कंटेंट डालते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।